अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 28 अगस्त 2025 है, जुमेरात का दिन है। इस स्टेज पे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से और अमेरिका के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। लेकिन अमेरिका के हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स हैं, उनका ताल्लुक अमेरिकन इस्लाम से, अमेरिकन मुसलमानों से और गाज़ा से है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसे आखिर देखिए, इसे आखिर तक देखने की कोशिश करें, बिकॉज़ इन डेवलपमेंट्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग और अहम पैगाम है आप सबके लिए, ख़ास करके पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए। अब सबसे पहले, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ कि क्या हुआ, मैं एक बिगर पिक्चर, इसे बिगर पिक्चर कह दें, इसे लेंस कह दें, इसे एक फ़ॉर्मूला कह दें, सूरत हाल को समझने के लिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो फ़ॉर्मूला ये है कि आप अक्सर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जनरल साहिबान जो हैं, वो इमरान खान के साथ डील करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे राब्ते जो हैं वो किए गए। लेकिन इमरान खान के बारे में फिर खबर आती है कि राब्ता कुछ नहीं, कामयाब नहीं हो रही बातचीत, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो बहुत ज़िद्दी हैं, इमरान खान बड़े इनफ्लेक्सिबल हैं, इमरान खान को सियासत करनी नहीं आती, उनमें एक सेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं आपको याद करवाऊँगा कि मार्च के महीने में जब कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन फ़िज़िशियंस ने इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स के साथ मुलाकात की, तो उन फ़िज़िशियन से एक जनरल साहब ने कम से कम मुलाकात के दरमियान में ख़ासी भरमी गुस्से से ये कहा कि इमरान खान जो हैं उन्हें सियासत करनी नहीं आती है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ की स्पिरिट उनके अंदर नहीं पाई जाती है, जो रूल्स ऑफ द गेम है उससे वो नाआशना है। इससे पहले भी हुकूमतें लोगों की ख़त्म की गई हैं, लेकिन उनको पता था कि उसे एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन इमरान खान बहुत इनफ्लेक्सिबल हैं और वो समझौता जो है हालात से नहीं कर रहे। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक लेंस जो आपको देना चाहता हूँ, वो एक प्रॉब्लम है कि अडयाला जेल के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक इमरान नहीं, 2 एक्चुअली इमरान उन्होंने बंद किए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2 इमरान जो हैं, ये क्या है? एक इमरान वो इंसान है, वो आदमी है, वो शख्स है, जो गोश्त-पोश्त का बना हुआ है, जिसे जनरल साहब और उनकी इंतज़ामिया ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे टॉर्चर करती है, अज़ियत देती है, उसको लोगों से मिलने नहीं देती, उसके सलाम का जवाब नहीं दिया जाता, उसे नमाज़ ईद नहीं पढ़ने दी जाती, उसे अपने रफ़्क़ा कार के साथ से, सियासतदानों से, पॉलिटिकल कोलीग से, अपनी पार्टी के लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, वुकला से नहीं मिलने दिया जाता, ख़ानदान वालों से नहीं मिलने दिया जाता, बहनों से नहीं मिलने दिया जाता, अपने बेटों से नहीं मिलने दिया जाता, बेटों से बात नहीं कराई जाती है। जिसकी बीमारी जो है अगर होती है, तो उसको कोई ख़ातिर ख़ा उसका तरीका नहीं निकलता, उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता और उसका टीवी बंद हो जाता है, उसके अखबार बंद हो जाते हैं, उसकी अहलिया को भी भेजा वहाँ पे बंद करके रखा हुआ है, उसके ऊपर 200 केसेस बनाए हैं ताकि उसे एक ज़हनी अजियत में रखा जाए। ये तो है इंसान और आदमी इमरान खान, लेकिन वहाँ सिर्फ इंसान, आदमी, शख्स इमरान खान अडयाला जेल में बंद नहीं है, उसके साथ एक नज़रिया, एक आइडिया भी वहाँ पे बंद है। और वो आइडिया ये है कि पाकिस्तान के जो करोड़ों लोग हैं, उन्हें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल है, उनके पास एक वोट का हक हासिल है। 77 बरस से पाकिस्तान की हर हुकूमत यही तो कहती रही, पाकिस्तान के स्कूल की किताबों में, अखबारात में, टेलीविज़न में, रेडियो में जो सारा वाविला था, वो ये कि कश्मीर, मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर के लोगों का, उनके पास राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए और पाकिस्तान उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करता है। ये वही पाकिस्तान है जिसमें अब हमें एहसास हुआ कि खुद पाकिस्तानियों के पास राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है। यानी वोट के ज़रिए वो अपनी हुकूमत, अपनी मर्ज़ी और चॉइस जो है उसकी हुकूमत जो है वो नहीं ला सकते। और इन पाकिस्तानियों के पास जो राइट है कि वो ये समझते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, फ़ौज के जर्नैल किसी कानून, कायदे और ज़ाब्ते के तहत उन्हें काम करना चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अदालतें होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ और ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जेल में इमरान खान की बॉडी उनके कंट्रोल में है, जिस्म कंट्रोल में है, पोज़ेशन में है, और वो इस इमरान खान को ज़हनी अज़ियत दे के इस इमरान खान को उस आइडिया और नज़रिया से, जहाँ इमरान खान करोड़ों लोगों के जज़्बात, उनके मुफ़ादात और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो इमरान खान को ज़हनी अज़ियत दे के लोगों के मुतालबे से जो आइडिया इमरान खान है, एक इमरान खान नज़रिया है, एक इमरान खान शख्स है, तो जो शख्स है उसे ज़हनी टॉर्चर देके उसके नज़रिए से हटाने की कोशिश है। और इन रिटर्न जनरल साहब ये ऑफ़र करते हैं कि आप यहाँ से बनीगाला चले जाएँगे, आपकी बेगम को रिहा कर देंगे, आपने जो खाना होगा खाएँगे, जो पीना होगा वो पिएँगे, जिससे मुलाकात करनी होगी वो कर सकते हैं। लेकिन आप उस नज़रिए से पीछे हट जाएँ और जो निज़ाम मैंने शदाद जादूगर की जो जादूगरी मैंने खड़ी की है इस इलेक्शन रिग करके 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम करके,
उसको आप सरे तस्लीम उसे यानी उसकी उस डॉटेड लाइन पे आप साइन कर दें, तो तमाम मामला जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाता है? प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो नज़रिए वाला इमरान खान है, ये किताबें ढूँढता है। ये किताबें ढूँढता है मुस्लिम तारीख़ की, इस्लामी तारीख़ की, खिलाफ़त की, मुस्लिम ज़हन की किताबें ढूँढता है और वो समझना चाहता है, उसकी रूह वहाँ पे जो है वो फड़फड़ा रही है, या क्या कहेंगे, मेरा उर्दू एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, उसकी रूह जो है वहाँ पे बेकरार है। और ये वो इमरान खान है जिसने 30 बरस तक इस नज़रिए को कल्टिवेट किया है। आप अंग्रेज़ी के एक्सप्रेशन अगर बोरो करें तो ही इज़ इम्प्रेग्नेटेड विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड पाकिस्तानी लोगों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब जब मैं पीछे मुड़ के इसको देखता हूँ, गुज़िश्ता 3 बरस की तारीख में, ख़ास करके मई 9 के बाद से, जब से जन साहब ने अपने हाथ दिखाए हैं, मुझे ये समझ आता है कि किसी भी स्टेप एंड स्टेज पे इमरान खान ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहा है, इमरान खान ने हमेशा हल निकालना चाहा है, वो हमेशा बातचीत के लिए तैयार था। जनरल साहब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, या जनरल साहिबान की जो रिक्वायरमेंट्स है, उनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकी है। और जब तक जनरल साहिबान और उनकी टीम जो है वो अपनी अप्रोच को रीथिंक नहीं कर पाएंगे, कि तमाम खबरें जो हम सुनते हैं कि जनाब राब्ते हो गए, बातचीत हो गई, डील होने वाली है, अब दोबारा कहा जा रहा है कि सितंबर में उनकी रिहाई हो सकती है, इधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर, इधर से बात, उधर से बात, ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेगी जब तक जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम अपनी सोच और अपने रवैये में कोई फ्लेक्सिबिलिटी, लचक और तब्दीली जो है वो नहीं ला सकेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, इसी से रिलेटेड जो एक डेवलपमेंट है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के अंदर जो तरमीम की गई नवंबर 2024 में। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर एक टेक्निकल मिस्टेक की, जब मैंने ये कहा कि उसके अंदर कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है जो तरमीम नवंबर 2024 में की गई। दर हकीकत ये है कि उसके अंदर एक जुमला इन्होंने उस वक़्त ऐड किया था शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम ने, और वो जुमला ये था कि इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर मैं बोलूँ एग्जैक्ट उसकी लाइन, कि shall be deemed to have been a part of the Pakistan Army Act 1952, यानी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का शुरू से इसे हिस्सा तस्वर किया जाएगा, इस तरमीम को जो तरमीम की गई है नवंबर 2024 के अंदर। मतलब ये हुआ कि ये आर्मी चीफ और एयर चीफ और नेवल चीफ की जो टेन्योर में 5-5 साल कर दी गई है, इसके बारे में ये तस्वर किया जाएगा कि जब से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 से बना है, ये ऐसे ही है, यानी इनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल ही हुआ करती थी। अब ज़ाहिर है ये एक लीगल फिक्शन है, और इसके बाद भी सवाल यही उठ खड़ा होता है कि क्या ये चीज़ अगर आपने डाल भी दी है, तो क्या इसके बाद ऑटोमेटिकली तौर पे जनरल आसिम मुनीर जो है वो 2027 तक आर्मी चीफ रह सकेंगे, यानी 3 साल के बजाय 5 साल रह सकेंगे, नेवल चीफ, एयर चीफ रह सकेंगे, या इस स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इस चीज़ को रेफर करते हुए कि कानून में चूंकि तब्दीली हो गई है, चूंकि नवंबर 2024 में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 अमेंड हो गया है, इन व्यू ऑफ द अमेंडमेंट, और जो जनरल साहब ने खिदमत अंजाम दी हैं, बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी है, अमेरिका को कंट्रोल कर लिया है, चीन को नीचे लगा लिया है, इन तमाम चीज़ों के नतीजे में जनरल साहब जो हैं, हम उनको इन व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मज़ीद 2 साल की हम उनको जो है हम उनकी मुद्दत मुलाजमत को 2027 तक कर देते हैं। क्या इसका नोटिफिकेशन इशू करना होगा? ठीक, ये वो क्वेश्चन जो अभी भी रेलेवेंट। अच्छा, अब मैं ये चाहता ये हूँ कि आप ये जो मैं तशरीह वगैरह जो भी कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर ना जाएँ, ना किसी व्लॉगर पे जाएँ, ना किसी ज़राए इब्लाग के बंदे पे जाएँ, ना किसी एक्सपर्ट पे जाएँ, ना किसी वकील पे जाएँ, ना किसी बार एसोसिएशन पे जाएँ। आप सीधा-सीधा जाएँ गूगल के ऊपर। पहली तो आप सबको, पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, आपको मुबारकबाद हो, और जिन लोगों को दुनिया भर में नहीं पता, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल जनवरी-फरवरी में गूगल ने इन कॉम्पिटिशन विद बाकी सारी जो कंपनीज़ है बड़ी-बड़ी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे चैट जीपीटी है, उन सब के साथ मुकाबला करते हुए इस वक़्त दुनिया में सारा बड़ा जो कॉर्पोरेट मुकाबला हो रहा है, जो मेजर जायंट्स का, वो हो भी एआई में ही रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो गूगल ने अपने सर्च इंजन के अंदर एआई की फैसिलिटी जो है, अमेरिका में तो हमें मेरा ख्याल जनवरी-फरवरी में ही दे दी थी, जिसका हम बेतहाशा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अब्यूज़ भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता पता चल रहा है। लेकिन इस हफ़्ते गूगल ने पाकिस्तान में भी ये फैसिलिटी जो है, गूगल एआई सर्च इंजन के साथ एआई जो लगाया हुआ है, वो उन्होंने दे दी है। अब आप सिर्फ जाएँ उसके ऊपर, और जिस तरह का भी प्रॉम्प्ट आपने ज़बानी कह के, मेरा ख्याल है अभी तक कोई इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट करता है, आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, मेरा ख्याल है उर्दू में भी प्रॉम्प्ट आप उसको दे सकते हैं, वो आप उससे पूछें सवाल, और हर किस्म का सवाल पूछें, जो चीज़ समझ नहीं आती मज़ीद सवाल पूछें, मज़ीद सवाल पूछें, मज़ीद सवाल पूछें। जब ये सारे सवाल आप पूछेंगे इस सारी सूरत हाल के हवाले से, आर्मी अमेंडेड एक्ट 1952 के हवाले से, तो आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान की अदालतों के फ़ैसलों में, हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान की अदालतों के फ़ैसले में, जैसे हम प्रेसिडेंट के तौर पे देखते हैं, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह अदालतों ने यही फ़ैसले किए, हर जगह यही लिखा है कि कानून जब भी बनेगा,
उसका प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा। यानी जिस दिन कानून बनेगा, अगर आज एक कानून बना है, तो उसका इतलाक़ आज के बाद से होगा। उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा, बिकॉज़ अगर कानून को आप रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट देते हैं, तो उससे बेतहाशा मसाइल खड़े होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आज के दिन में आप कानून बना दें कि जो कोई किसी लड़की को छेड़ेगा या शराब पिएगा, उसको जनाब सज़ाए मौत हो जाएगी, तो वो आप आज के बाद वाले लोगों को ही देंगे, ताकि उनको ये पता होगा कि लड़की को छेड़ने पे सज़ाए मौत हो सकती है। इससे पहले जो 20 साल से छेड़ते चले आए हैं या सीटियाँ मारते चले आए हैं, उन सारों को पकड़ के आप सज़ाए मौत जो है वो नहीं देंगे। इसी तरह अगर आपने आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत 5 साल कर दी है, तो इससे पहले जितने आर्मी चीफ़ गुज़रे हैं, उनके भी राइट्स जो हैं वो मजरूह हो जाते हैं। इस समय आपको दर्जनों एग्ज़ाम्पल्स मिल सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर अंग्रेज़ी के अंदर मैं एक आर्टिकल भी लिखूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़ाती तौर पे रिसर्च करें, क्योंकि वो मैं एक और भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल इसकी देता हूँ। ज़ाती रिसर्च में वर्सा सुनने-सुनाने में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको मोहब्बत करनी है और आपको लव की फीलिंग यानी एक्सपीरियंस करना है मोहब्बत का, लव का, तो वो फ़िल्म देख के नहीं आप कर सकते। आप कहें कि मैं लव स्टोरी की फ़िल्म देख लूँ, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग इन लव क्या होता है। वो आपको फॉल इन लव ही करना पड़ेगा, तभी आपको उसकी हिद्दत, शिद्दत, उसकी ट्रेजेडी और उसकी तमाम तर जो फीलिंग्स हैं, तभी आपको उसका पता चलेगा। इसी तरह जब आप खुद से रिसर्च करेंगे इन इश्यूज़ में, रादर दैन कि किसी पॉडकास्टर, व्लॉगर या टेलीविज़न वाले को आप सुनें या किसी वकील साहब की स्टेटमेंट देखें, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितनी आपकी ज़ाती इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होगी, उतना ज़्यादा ये इश्यू आपको बेहतर तौर पे समझ आएगा, और ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर डिबेट की जाए। अब इसी पैराहे के अंदर मैंने देखा कि डॉक्टर शहबाज़ गिल ने अब से पहले 8, 9, 10 घंटे पहले उन्होंने जो अपना लास्ट व्लॉग किया, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि पिछले 24 घंटों में मरी के करीब शांगला में एक गैर मामूली मीटिंग हुई है, जिसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ के अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ इज़्ज़त-माब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी उसमें शरीक हुए। वैसे मैंने गूगल में चेक किया, 1 महीने पहले तो शरीफ ख़ानदान पूरा इकट्ठा नज़र आता है शांगला के अंदर। मरी में 15 दिन पहले भी इनकी वहाँ नज़र आए। गुज़िश्ता 24 घंटे की कोई चीज़ गूगल के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर शहबाज़ गिल ये कहते हैं कि उनके पास मुसद्दक़ा इन्फॉर्मेशन है कि ऐसी मीटिंग हुई है। उसके कंटेंट्स क्या हैं मीटिंग के, ये मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पेक्युलेट किया है कि इस मीटिंग का ताल्लुक भी जनरल आसिम मुनीर साहब के मुस्तकबिल से या उनके हवाले से होने वाले नोटिफिकेशन से है। तो इसकी भी खबर आप लें कि ऐसी हुई भी है कि नहीं हुई। मैंने देखा है, मुझे कोई उसकी रिटन एविडेंस जो है वो नज़र नहीं आई। अब आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायनामिक्स की तरफ। जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, उन्हें पार्लिमानी कमेटी से रिज़ाइन कर देना चाहिए, लाताल्की करनी चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। पंजाब के इलेक्शन में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब मसलसल खबर आ रही है कि पाकिस्तान पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके रेजिग्नेशन लिख लिए गए हैं, भेज दिए गए हैं। नेशनल असम्बली की जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन या मीडिया हैं, मेरा ख्याल ज़फ़र उनका नाम है, उन्होंने कंफर्म किया है कि फैसल अमीन साहब के और अली असगर के रेजिग्नेशन उन्हें मिल गए हैं। जुनैद अकबर साहब ने और शेख वकास साहब ने, इसी तरह जो मस्ती खान हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि रेजिग्नेशन जो है वो दिए जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं। जुनैद अकबर खान ने और शेख वकास ने पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिज़ाइन कर दिया है। जुनैद अकबर साहब वहाँ पे चेयरमैन थे, शेख वकास साहब उसके मेंबर थे, और भी कमेटीज़ के मेंबर थे। इसी तरह से मलिक आमिर डोगर जो चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी बताया कि रेजिग्नेशन इकट्ठे हो रहे हैं, रेजिग्नेशन जो हैं वो ट्रांसमिट किए जा रहे हैं तमाम कमेटीज़ के। और उन्होंने ये भी बताया, मलिक आमिर डोगर जो हैं, उन्होंने बताया, मलिक आमिर डोगर जो हैं, उन्होंने ये बताया कि जो वेडनेसडे और थर्सडे के दरमियान की जो रात है, नहीं, वेडनेसडे मॉर्निंग की जो थी, सुबह के 4 घंटे तक, सुबह के 3 बजे, साढ़े 3 बजे तक 4 घंटे की एक मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें सारे फैसले जो हैं रेसिग्नेशन के हवाले से किए गए। उनका ये कहना था कि उन्हें इसकी बहुत खुशी है, और उन्हें इसकी बहुत खुशी है कि इमरान खान ने अल्टीमेटली फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर छोड़ा, जहाँ पे सब लोगों ने मिल के इस हवाले से उन्होंने एक कंसेंसस जो है डेवलप किया। दूसरा जो उन्होंने फ़ैसला किया है, उसका ताल्लुक मियाँ अज़हर साहब की रहलत के नतीजे में, जो फॉर्मर गवर्नर पंजाब रहे हैं, जो हमाद अज़हर के वालिद थे, उनकी रहलत के नतीजे में जो सीट खाली हुई है, वहाँ पर फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको लड़ेगी। और वहाँ पर अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान का उन्हें पैगाम मिला है,
और इमरान खान के पैगाम के हिसाब से या तो मियाँ अज़हर साहब के ख़ानदान वाले में से कोई होगा, उनके ख़ानदान में से किसी को नॉमिनेट किया जाएगा, या हमाद अज़हर किसी को नॉमिनेट करेंगे। अब गुज़िश्ता 48 घंटे में एक खबर ये भी थी कि हमाद अज़हर साहब ने किसी जगह से इलेक्शन लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है, और बहुत से लोगों को हमाद अज़हर की भी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है उस पे भी उनको खासी परेशानी रही, क्योंकि वो बहुत अरसे तक रूपोश रहे, उनकी कोई सियासी सरगर्मियाँ या विजिबिलिटी नहीं थी। और फिर जब वो विजिबल हुए अपने वालिद साहब की रहलत पे कंडोलेंसेस रिसीव करने के लिए, तो उनको किसी पुलिस ने या खुफिया ने या किसी इदारे ने आके गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। तो इस हवाले से लोगों को खासी तशवीश है कि उनकी अपनी स्टेज के ऊपर ओरिएंटेशन क्या है। अच्छा, अब अता तारड़ साहब जो हैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, उन्होंने बड़े अफ़सोस का इज़हार किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये कमेटीज़ जो छोड़ रही है, ये बहुत ज़्यादती वो कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि वो कम अज़ कम अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र की कमेटी जिसको वो हेड करते थे, उसकी सारी प्रोसीडिंग्स में एज़ मिनिस्टर्स शामिल होते थे। जो भी डायरेक्शंस ये कमेटी या बैरिस्टर अली ज़फ़र देते थे, उन्हें मिनिस्ट्री उस पे मनो-अन अमल करती थी। उस तरह की कॉन्डमनेशन आपको पता है और भी आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अहमद बिलाल महबूब ने इसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया है कि इमरान खान ने एक और गलत फ़ैसला किया। ताहम सलमान अकरम राजा ने ये क्लैरिफ़ाई किया है कि ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने किया नहीं है। ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से करवाया गया है, हमें कंपेल किया गया है, हमें बताया गया है कि सिस्टम में आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट ये तो नहीं होगा कि सिस्टम धड़ाम से गिर जाएगा। यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान ने शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम को ये पैगाम दिया है कि आपने ये जो निज़ाम का ढांचा ढकोसला खड़ा किया हुआ है, हम इसे निज़ाम नहीं मानते, हम इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरह का मॉरल प्रोटेस्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, आप सुन चुके हैं मेरे पिछले व्लॉग में, खुद भी आप सुन चुके होंगे कि ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, जब इमरान खान की मुलाकात हुई अपनी बहनों के साथ, सलमान अकरम राजा से, बैरिस्टर गौहर से, और उसके बाद उनके 2 ट्वीट्स जो एक दिन पहले हमारे सामने आए थे, उसमें बड़े वाशगाफ अल्फाज में इमरान खान ने ये मैसेज दिया कि अली अमीन गंडापुर को बजट के सिलसिले में आके उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, ड्रोन स्ट्राइक्स के हवाले से, मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से ये ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लें, और परमिशन लेके आके इमरान खान को ब्रीफ करें और उनसे मुलाकात करें। अब खबर यह है कि पहले खबर ये आई कि अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर लिया है, वहाँ उन्होंने एक पिटिशन की एप्लीकेशन मूव की है अंडर आर्टिकल 184/1 या आर्टिकल 183/1, समथिंग लाइक दिस, जिसमें वो बुनियादी तौर पर एक सूबे का एग्जीक्यूटिव दूसरे सूबे के मामलात में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ले रहा है कि मुझे मिलने नहीं दिया अडयाला जेल में इमरान खान के साथ। उसके चंद घंटे के बाद ये खबर आई कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये इस्तदा रद्द कर दी है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर की जो दरख्वास्त आई थी उसमें पावर ऑफ अटर्नी के कागज़ ठीक नहीं लगे हुए, साइन ठीक नहीं बना हुआ था। उसमें अली अमीन गंडापुर को चाहिए था कि अपनी तस्वीर और फ़ोटो भी साथ छापते, उसके पीछे भी साइन करते, पता नहीं क्या बकवास है। बहरहाल इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, या अली अमीन गंडापुर खुद नहीं चाहते, वो गए होंगे सेक्टर कमांडर के पास दुहाई देते हुए, वो नहीं चाहते कि उन्हें इमरान खान से उनकी मुलाकात हो, और वो मुलाकात के नतीजे में अपने लिए बहुत से मसाइल जो हैं वो देखते हैं। इससे पहले भी जब इमरान खान ने मैसेज उनको भेजा था, तो जून 2025 में भी अली अमीन गंडापुर ने इसी किस्म की एक एप्लीकेशन या पिटीशन मूव की थी, और उस वक़्त सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब, जिन्हें दर हकीकत चीफ जस्टिस होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का इफ़ पाकिस्तान वाज़ अ नॉर्मल कंट्री, उनके पास उनकी पिटीशन लगी थी। और ज़ाहिर है कि मंसूर अली शाह साहब को भी एहसास था कि मामला ज़रा नाजुक है, और भाई लोग नहीं चाहते कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो इमरान खान के साथ। तो उन्होंने उनकी पिटीशन, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रुजू करें। तो उस वक़्त भी रजिस्ट्रार ने मामला लटका दिया था, रजिस्ट्रार ने अब भी मामला जो है वो लटका दिया है। चलें, अब ये तो हो गई डेवलपमेंट्स। अब मैं उस अमेरिका की डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ जिसका ताल्लुक मुसलमानों से है, इस्लाम से है, गाज़ा से है। सबसे पहले नोट किए कि बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ वेडनेसडे आज के दिन में मिनियापोलिस में, जहाँ पर एक गनमैन पागल, जिसकी जेंडर कन्फ्यूजन थी, जो पैदा तो आदमी हुआ था लेकिन अपने आप को वो औरत समझता था, नाम उसका प्रॉब्ली रॉबर्ट वेस्टन था। फिर उसने एक एप्लीकेशन दी कि मेरा नाम रॉबिन वेस्टन कर दें, उसकी माँ ने एक एप्लीकेशन मूव की थी। वो एक चर्च के स्कूल में घुस गया, एक ऑटोमेटिक वेपन लेके, हाथ में पिस्टल लेके, जहाँ उसने अंधाधुन फायरिंग करना शुरू की, जिसके नतीजे में अब तक जो लेटेस्ट है फिगर्स, 3 मासूम बच्चे जाँ बहक हुए और 17 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उनमें से कुछ लोग शदीद ज़ख्मी हैं, और ज़ाहिर है कि ऑटोमेटिक गन की उसने उनके ऊपर फायरिंग की। बाद में उसने अपनी खुद भी खुदकशी कर ली। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे अमेरिका के झंडे को मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर या फेडरेशन के अंदर हाफ मास्ट या सुरनगू या लटका बटका दिया है, जो कि तरीका और ड्रामा ढकोसला होता है। जो चीज़ डोनाल्ड ट्रंप में करने की हिम्मत नहीं है, वो ये है कि गन कंट्रोल
के जो लॉज हैं उन्हें स्ट्रिक्ट किया जाए। फॉर इंस्टेंस कोई भी प्रेसिडेंट ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने बहुत कोशिश की है, बहुत सी ऐसी लिबरल डेमोक्रेट स्टेट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क है, जहाँ पे गन कंट्रोल के लॉज जो हैं बड़े सख्त हैं। लेकिन जहाँ जहाँ रिपब्लिकन्स हैं, जैसे टेक्सास है, जैसे वर्जीनिया है, वहाँ गन कंट्रोल लॉज जो हैं बड़े लैक्स हैं, और ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अमेरिका दुनिया के 180-90 ममालिक में से वाहिद मुल्क है जहाँ लोग बगैर किसी वजह के, जिनको वो जानते नहीं हैं, उनको जाके कत्ल करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, हिंदुस्तान, जहाँ कहीं भी वायलेंस होती है, वहाँ अगर सेक्टेरियन होती है, मजहबी नोयत की होती है, उसका कोई कॉज आपको समझ आता है, वो किसी की जान, मस्जिद पे हमला करते हैं, कुछ ना कुछ उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अमेरिका वाहिद मुल्क है जहाँ लोग जाके बच्चों को मारते हैं, और जिनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, उनका अपना बुखार और अपना पागलपन उनका होता है। उसके पीछे पागलपन का तो इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन बंदूकों की जो ऑटोमेटिक वेपन्स की सप्लाई है, उसे बहरहाल हुकूमत कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उस पे कोई कंसेंसस नहीं हो पाता, क्योंकि जिस तरह से ज़ायनिस्ट लॉबी के नाम से कपकपाते हैं अमेरिका के लेजिस्लेटर, उनकी जान जाती है। इसी तरह से नेशनल राइफल एसोसिएशन NRA जो है, वो भी इन तमाम पॉलिटिशियंस को, स्पेशली रिपब्लिकन्स को फंड करती है, और इसलिए कोई कंसेंसस डेवलप नहीं होता। जो चीज़ करने वाली है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल उसकी तरफ कोई मूव नहीं की गुज़िश्ता 6 महीनों में, किसी भी चीज़ में कोई अच्छी मूव नहीं ऐसे की। लेकिन जो नहीं की मूव वो ये है कि अगर सिर्फ आप साइकेट्रिक सर्टिफिकेट या NOC रख दें कि हर वो शख्स जो एक वेपन खरीदेगा, ये ऑटोमेटिक तो होना ही नहीं चाहिए पहले किसी के पास, उसके पास एक डॉक्टर की क्लियरेंस होगी, जिसमें एक पुलिस की और एक साइकेट्रिक एवेल्यूशन होनी चाहिए, जिसमें एक एग्जामिनेशन या मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद एक साइकाइट्रिस्ट ये वेरीफाई कर दे कि ये शख्स ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे, इमोशनली बंदूक को, ये ऑटोमेटिक वेपन को होल्ड करने की, यूज़ करने की, उसको अपने घर में रखने की सेल्फ डिफेंस में, ये शिकार के लिए उसकी सलाहियत रखता है, और ये इतना रिस्पॉन्सिबल है कि इसका हथियार, इसका वेपन कोई और बच्चा, कोई रिश्तेदार घर से लेके नहीं करेगा। ये रिस्पॉन्सिबल इनफ है कि जिस तरह से फ़ौज के हर सिपाही की ये जिम्मेदारी होती है, कि फ़ौज के सिपाही की, दुनिया की हर फ़ौज में ये जिम्मेदारी होती है कि उसने अपना वेपन जो है वो किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करना होता। वो वेपन का कंट्रोल उसके पास होता है, चाहे वो सो रहा हो, जाग रहा हो, किसी और जगह पे हो, वेपन का कंट्रोल उसका जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वैसे अमेरिकन कोई भी प्रेसिडेंट नहीं करता, लेकिन ये कर दिया जाए तो ये जो सारा लॉस ऑफ लाइफ है, ये जो इंतहाई ट्रेजिक सिचुएशन है, इस पे काबू पाया जा सकता है बहुत हद तक। अब इसके आगे ज़रा सूरत हाल देखिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर ये इससे जुड़ी हुई सिचुएशन है मेरे आर्गूमेंट की हद तक। एक खातून है, 26 बरस की, उनका नाम है वैलेंटीना गोमेज़। ये टेक्सास की 31st कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेशनल कैंपेन रन कर रही हैं, और इन्होंने 24 घंटे पहले अपनी एक वीडियो इशू की है, जिसमें इन्होंने बड़ा मिलिट्री स्टाइल की फटीग्स और यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और एक ऐसी गन जिसके अंदर से मिट्टी का तेल निकलता है या पेट्रोल निकलता है और साथ शोला निकलता है, उसके ज़रिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कुरान करीम का नुस्खा रखा है, उसे ये आग लगा रही हैं, और साथ ही साथ म्यूज़िक है, और साथ ही साथ चीखें मार रही हैं पागलों की तरह। है भी पागल है, वरना कोई नॉर्मल आदमी ऐसी चीज़ नहीं कर सकता। और साथ साथ नारे मार रही हैं कि इस्लाम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि इफ़ मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप ऑफ योर डॉटर्स एंड मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीहेडिंग योर सन्स। यानी अगर आपने अपनी बच्चियों को रेप से बचाना है और अपने बच्चों को बीहेड होने से बचाना है, तो आपको टेक्सास को इस्लाम से और मुसलमानों से पाक करना होगा। वैसे टेक्सास में मुसलमान जो हैं बिलीवर, वो पता नहीं 1% या 1.5% है। पहला तो वैसे इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि वैलेंटीना गोमेज़ इस किस्म का ड्रामा क्यों कर रही हैं? वैलेंटीना गोमेज़ इस किस्म का ड्रामा इसलिए कर रही हैं, ये मैगा की मेंबर हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मैगा की कैंपेन गुज़िश्ता चंद हफ्तों, महीनों से मसलसल एंटी ज़ायनिस्ट उसने एक शक्ल इख्तियार की हुई है। यहाँ पे डाइवर्जन की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि वैलेंटीना गोमेज़ को किसने इस काम के ऊपर उकसाया होगा या लगाया होगा, या इसकी तरगीब जो है दी होगी, ताकि नैरेटिव की एक शेपिंग की जाए। लेकिन इसको मुसलमानों को, अमेरिकन पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, मुस्लिम अमेरिकन्स को इसे कैसे रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। इसका रिस्पॉन्स के लिए वैलेंटीना गोमेज़ को गालियाँ निकालने की या कत्ल करने की धमकियाँ या उसके ख़िलाफ़ बहुत गुस्सा करने के बजाय इसे तदबीर से, हिकमत अमली से इस चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है। वापस चले जाएँ कि मिनियापोलिस में क्या हुआ। हर पाकिस्तानी अमेरिकन को, हर मुसलमान को चाहिए कि अमेरिका के अंदर हर साल में जो सैकड़ों बच्चे, लड़के लड़कियां कत्ल होते हैं ये शूटर्स के हाथों में, जो कि गन शूटिंग होती है, इसके एदाद व शुमार हमें ज़बानी अजबर होने चाहिए। मैं अगले वीलॉग में आपके सामने भी रखूँगा। और हमें सोसाइटी को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है कि ये किलिंग्स कौन कर रहा है। ये किलिंग्स क्या मुसलमान कर रहे हैं बच्चे बच्चियों की? ये किलिंग्स वो कर रहे हैं
जो गन कंट्रोल नहीं होने देते इस मुल्क में। और अक्सर ये जो लोग हैं, ये जो रिपब्लिकन हैं, ये राइट विंग हैं, ये सारे के सारे गन कंट्रोल के खिलाफ हैं और ये इसमें सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसका सहारा लेते हैं। और ये हमारा जितना ज़्यादा हम अपने आप को उस लिबरल लॉबी के साथ अलाइन करेंगे जो गन कंट्रोल चाहती है, जो इस पूरी स्कूल वायलेंस के खिलाफ है, उतना ज़्यादा अमेरिकन पॉलिटिक्स में हमारी पोजीशन इंप्रूव होगी। ये सिर्फ एक मैं आइडिया आपके सामने रख रहा हूँ और भी आइडियाज़ मैं आपके सामने इस किस्म के रखता चला जाऊँगा। अब इसको देखिए कि मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन में गाज़ा के हवाले से, स्टीव विटकॉफ ने बताया था कि बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, पॉलिसी की मीटिंग। अब वो मीटिंग हो गई है, खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मोया। वो मीटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने की है अपने ही दामाद जॉर्ज कुशनर के साथ एंड फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जनाब टोनी ब्लेयर के साथ, जिन्होंने अमेरिका के अंदर ही एक ब्लेयर इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। पूरी दुनिया के पैसे जो है वो टोनी ब्लेयर ने इकट्ठे किए हुए हैं उस हवाले से। और इस मीटिंग में ज़्यादातर बातचीत ये हुई है कि जंगबंदी जब हो जाएगी तो उसके बाद हम रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। और आपको पता है कि जॉर्ज कुशनर ना तो आइडिया प्लेस किया था डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कि हम गाज़ा को वहाँ के फ़लस्तीनियों से पाक साफ़ करके वहाँ पर हम एक बीच फ्रंट रिविएरा के नाम से जो है वो बना सकते हैं। तो ये तो इनकी मीटिंग हुई। अब इसके साथ एक मिलती-जुलती डेवलपमेंट देखें और आपको इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आ जाएगा। जॉर्ज कुशनर के जो वालिद साहब हैं, उनका नाम है चार्ल्स कुशनर। वो कन्विक्टेड एक मुजरिम है अमेरिका में, टैक्स फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड में उनकी कन्विक्शन हुई थी 2005 में। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने उनको माफ़ी दे दी। माफ़ी देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल उनको नॉमिनेट किया फॉर द एम्बेसडर टू पेरिस एंड फ्रांस। मई में बड़ी मुश्किल से सेनेट ने उनकी कन्फर्मेशन की और अभी उन्होंने इस हफ्ते 2 दिन पहले उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक ऑप-एड पीस लिखा है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ और इल्ज़ाम लगाया है कि इमैनुअल मैक्रोन की हुकूमत के होते हुए फ्रांस के अंदर जो एंटी सेमिटिक यहूदियों के खिलाफ जो फीलिंग है उसमें बड़ा इजाफा हो गया। और वो कैसे हो गया? क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन मसलसल जो है वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जो एक्शंस हैं गाज़ा में उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। वो मसलसल कह रहे हैं कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज़ करेंगे। वो कनाडा को भी साथ लेके चले, वो स्पेन को भी साथ लेके चले, उन्होंने आयरलैंड को भी वो साथ लेके चले, वो बरतानिया को भी कह रहे हैं कि हमें इस पर कुछ करना होगा। तो इसलिए इमैनुअल मैक्रोन जो है वो एंटी सेमाइट हो गए। अब सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, वैसे तो इस पे फ्रेंच फॉरेन ऑफिस ने चार्ल्स कुशनर जो है उनको बुला के तंबीह की है कि आप फ्रांस के अंदर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं और नाजायज़ हरकतें आप कर रहे हैं और अपने डिप्लोमेटिक स्टेटस के कॉन्ट्रेरी आपने ये पीस लिखा है। लेकिन इसके साथ एक और डेवलपमेंट देखें जिसकी अहमियत आप समझेंगे तो आपको दुनिया का ढांचा जो है वो समझ आएगा। इस पिछले 3-4 दिन के अंदर फ्रांस में एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो गया है। जो प्राइम मिनिस्टर बेरू गालिबन उनका नाम है, जिस क्राइसिस है तो देखने में बजट और फाइनेंशियल है, लेकिन इसके पीछे एक लार्जर पॉलिटिक्स है, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस वोट लेना पड़ रहा है, जो प्रॉब्ली 7 या 9 सितंबर को है। फ्रेंच गवर्नमेंट गिरने में है और फ्रेंच गवर्नमेंट गिरती है तो वैसे प्रेसिडेंट तो नहीं गिरेंगे इमैनुअल मैक्रोन, वो अलग इलेक्ट होते हैं, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन के लिए बहुत बड़ी दरसर्दी इकट्ठी हो गई है। और मैंने अब तक जो पढ़ा है कि इमैनुअल मैक्रोन बहुत खामोशी से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं। उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया और उनसे कहा जा रहा है कि हुकूमत को डिसॉल्व कर दें। वो हुकूमत भी डिसॉल्व नहीं कर रहे। अब आप समझ सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन ने गाज़ा के ऊपर, पैलेस्टीन के ऊपर, इसराइल के खिलाफ जो पोजीशन ली है उसका कोई उनसे बदला ले रहा है। इससे आप इंटरनेशनल ऑर्डर को समझ सकते हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।